आयाम कौन कौन से हैं, सविस्तार चर्चा कीजिए। व्हाट आर द मेन अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, डिस्कस इन डिटेल। शिक्षा प्रबंधन के आयाम, अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। शैक्षिक प्रबंधन में अनेक आयामों का उपयोग किया जाता है। प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं। मानव शक्ति आयाम, मैन पावर अप्रोच। सामाजिक मांग आयाम, सोशल डिमांड अप्रोच। विनियोग आयाम, द रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच और कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। तथा सामाजिक न्याय आयाम का शैक्षिक नियोजन में उपयोग, सोशल जस्टिस अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग। मैन पावर अप्रोच, मानव शक्ति आयाम। इस आयाम को नियोजन का प्रतिमान भी मानते हैं। इसको मानवीय स्रोत के विकास का आयाम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अप्रोच भी कहते हैं। यह शब्द अधिक व्यवहारिक है तथा इस आयाम के अर्थ को प्रकट करते हैं। प्रत्येक सामाजिक प्रणाली अथवा तंत्र प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षित तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों में सुनिश्चित ज्ञान, अपेक्षित अभिवृत्तियां तथा वांछित कौशल होते हैं। मानव शक्ति आयाम में ऐसे व्यक्तियों की मांग तथा आवश्यकता होती है। मानव शक्ति से समाज तथा राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी विकास एवं परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा मानव स्रोतों का अपेक्षित विकास किया जाता है, राष्ट्र के आधुनिकीकरण में सहायक होता है। शैक्षिक नियोजन में शिक्षा की अहम भूमिका होती है तथा शैक्षिक नियोजन का लक्ष्य मानव शक्ति के स्रोत का अधिकतम विकास करना है। शैक्षिक नियोजन से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन तथा विकास किया जाता है। राष्ट्र की मानव शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। शिक्षा एवं प्रशिक्षण से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्ति जैसे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर्स आदि तैयार किए जाते हैं। राष्ट्र की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार किए जाते हैं। कुछ विकसित देशों में शैक्षिक नियोजन का आधार देश की आवश्यकता ही होती है, परंतु भारत में शैक्षिक नियोजन राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। शिक्षित एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी अधिक है, जबकि शैक्षिक नियोजन राष्ट्र के विकास में योगदान करती है। मानव शक्ति की समस्याएं बेरोजगारी की होती हैं। मानव शक्ति आयाम का लक्ष्य बेरोजगार की समस्याओं का समाधान करना है, देश की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव शक्ति का विकास करना है। यह आयाम शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ता है। यह आयाम शिक्षा के व्यवसायीकरण पर अधिक बल देता है। उच्च शिक्षा कुछ चुने हुए छात्रों को दी जाती है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, परंतु आज तकनीकी प्रशिक्षित छात्र भी बेरोजगार हैं। आज व्यावसायिक प्रशिक्षित तथा तकनीकी प्रशिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी बढ़ रही है। यह भी शिक्षा नियोजन के कारण हो रहा है। शिक्षा एवं मानव शक्ति की आवश्यकता में समायोजन में समय लगेगा। मानव शक्ति नियोजन आयाम की अवधारणा है कि शिक्षा द्वारा ही राष्ट्र के आर्थिक पक्ष में धनात्मक योगदान किया जा सकता है। शिक्षा नियोजन में राष्ट्र की आवश्यकता एवं मानव शक्ति विकास अर्थात शिक्षा एवं प्रशिक्षण में समन्वय किया जा। मानव सामाजिक मांग आयाम, सोशल डिमांड अप्रोच। आज विद्यालय तथा महाविद्यालयों के छात्रों की प्रवेश के लिए दौड़ तथा भीड़ लगी है। समाज की शिक्षा की मांग का परिचायक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि मानव शक्ति का विकास आर्थिक सामाजिक विकास के अनुरूप हो। सामाजिक मांग के दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष में समाज की यह मांग है कि सभी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिले। यह मांग प्रवेश के समय दिखलाई देती है। प्रत्येक माँ बाप बस यही प्रयास करते रहते हैं कि बच्चों को उत्तम शिक्षा, तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश दिला सकें। इसके लिए लाखों रुपए का अनुदान देते हैं। द्वितीय पक्ष में समाज की मांग यह भी है कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें अच्छा व्यवसाय भी मिल सके, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। राष्ट्र की आवश्यकता से अधिक मानव शक्ति का विकास हो रहा है। यह समस्या शिक्षा नियोजन की कमी के कारण हो रही है। यह समस्या मांग तथा पूर्ति के कारण है। राष्ट्रीय तथा समाज की मांग से अधिक पूर्ति के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध है। इस प्रकार समाज में बेरोजगारी की वृद्धि शीघ्रता से हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या हो रही है। शिक्षा नीति इस प्रकार अपनाई जाए जिससे योग्य छात्र को ही प्रोत्साहित किया जाए। शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर चयन किया जाए, जिससे राष्ट्र के लिए आवश्यक नेतृत्व हेतु शिक्षा द्वारा व्यक्ति तैयार किए जा सके। इसके लिए शिक्षा नियोजन में विशेष सावधानियां रखनी होगी, तभी संतुलन रखा जा सकेगा। समाज मांग आयाम के लिए शिक्षा नियोजन में पाठ्यक्रम में प्रवेश नीति का निर्धारण करना चाहिए। इस आयाम के अंतर्गत व्यक्तियों को समाज कल्याण हेतु अभिविन्यास किया जाए। भारत में शिक्षा की सामाजिक मांग पर शिक्षा नियोजन तथा नीतियों का विशेष प्रभाव रहा है। भारत में शैक्षिक नियोजन सफलता असफल रहा है। मानव शक्ति का विकास आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने पर भी प्रवेश को नहीं रोका जा सकता। सामाजिक मांग के परिणाम स्वरूप भारत की शिक्षा में गुणवत्ता नहीं लाई जा सकती। शिक्षा स्तर सामान्य हो रहा है। सामाजिक मांग आयाम के अंतर्गत शिक्षा नियोजन में शिक्षा सुविधाओं एवं साधनों
को महत्व दिया है। व्यक्ति की मांग के अनुरूप शिक्षा साधनों का विस्तार किया जाए। इससे शिक्षक नियोजन को दिशा मिलती है, जिससे अपना क्षेत्र निर्धारित कर सके। शिक्षक की सामाजिक मांग वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल नहीं है। शिक्षा नियोजन सामाजिक मांग आयाम के अनुरूप नहीं हो सकता, क्योंकि प्रजातंत्र राष्ट्र में सभी को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर दिया जाए। यदि सामाजिक मांग को और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार शिक्षा तथा प्रशिक्षण दिया जाए तो बेरोजगारों की समस्या होगी। यह समस्या अन्य समस्याओं को जन्म देगी और सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व को खतरा हो सकता है। विनियम आयाम कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। शिक्षा नियोजन में विनियोग आयाम को महत्व दिया जाता है। इसका अर्थ होता है कि शिक्षा ग्रहण करने में जितना व्यय किया है उससे अधिक आय शिक्षा ग्रहण करने के बाद होनी चाहिए। इसे शिक्षा विनियोग इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। इस आयाम की अवधारणा यह है कि शिक्षा पर जो व्यय किया जाता है वह राष्ट्रीय विनियोग माना जाता है, जिसकी पुष्टि उच्च उत्पादन तथा अधिक जीविकोपार्जन से होती है। शिक्षा से राष्ट्रीय आय तथा व्यक्तिगत आय में वृद्धि होती है। शिक्षा द्वारा जो उत्पादन होता है वो दो प्रकार का होता है, गुणात्मक तथा परिमाणात्मक। शिक्षा के उत्पादन का आकलन करना कठिन होता है, यद्यपि आज लाभ विश्लेषण प्रविधि का उपयोग शिक्षा में किया जाता है तथा शोध कार्य भी व्यय लाभ विश्लेषण पर किए गए हैं। यूनेस्को ने शिक्षा को एक उत्तम विनियोग कहा है। शिक्षा का लाभ मानव शक्ति स्रोतों के विकास के रूप में होते हैं, जिसका उपयोग देश के आर्थिक विकास में होता है। इसलिए शिक्षा को राष्ट्रीय विकास में प्राथमिकता देनी चाहिए। शिक्षा के साधन है, साध्य नहीं है। शिक्षा के साधन है, साध्य नहीं है। शिक्षा को एक उत्तम विनियोग माना जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का आर्थिक विकास से सीधा संबंध होता है, जिसका आकलन किया जाता है, जबकि व्यक्तित्व का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास भी होता है। शिक्षा विनियोग का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। शिक्षा विनियोग के दो अर्थ होते हैं। नंबर 1, शिक्षा के परिणाम। प्रशिक्षण संस्थाओं में जिन छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उन्हें कोई उत्पादन क्षमता ग्रहण की है जिससे वे उत्पादन में योगदान कर सकते हैं। यहाँ योगदान से तात्पर्य उत्पादन में वृद्धि से है। बिना शिक्षा के उत्पादन कितना और प्रशिक्षण से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, दोनों के उत्पादन के अंतर को शिक्षा की उत्पादकता कहते हैं। नंबर 2, जीविकोपार्जन का स्तर। शिक्षित व्यक्ति का स्तर अशिक्षा व्यक्ति से ऊंचा होना चाहिए। यदि शिक्षित व्यक्तियों का स्तर ऊंचा है तब कह सकते हैं कि शिक्षा का लाभ है और शिक्षा एक विनियोग है। यह दो प्रकार के विनियोग व्यक्ति तथा राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। साक्षरता में वृद्धि से राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। यह व्यक्ति तथा राष्ट्रीय दो ही प्रकार की है। शिक्षा के बाद बेरोजगारी नहीं है, यह भी धनात्मक लाभ है। इस प्रकार शिक्षा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के लिए उपयोगी तथा लाभकारी है। उच्च शिक्षा से आय भी अधिक होती है, इसलिए उच्च शिक्षा सभी ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु सदैव शिक्षा पर व्यय विनियोग नहीं होता। यदि अन्य कारकों को सही रूप तथा सार्थक रूप में न लाया जाए तब शिक्षा से उपलब्धि कम होती है। भारत में आज ऐसी ही परिस्थिति हो रही है। वास्तविक व्यावसायिक पाठ्यक्रम MBA तथा तकनीकी पाठ्यक्रम BE BTech करने के बाद भी घर पर बैठे प्राइवेट संस्थानों में बहुत कम वेतन पा रहे हैं। इस प्रकार शिक्षा तथा अर्थोपार्जन में बहुत कम सह संबंध है तथा ऋणात्मक संबंध ही है। एक स्नातक बाबू की आय एक 8वीं पास तकनीशियन से कम होती है। शैक्षिक नियोजन में इन तथ्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रमों का विकास करना चाहिए। शिक्षा नियोजन में शिक्षा से प्राप्त उपलब्धियों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय तथा व्यक्ति दोनों को लाभकारी तथा उपयोगी होगी। शिक्षा नियोजन में आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। इस आयाम में विभिन्न अवस्थाओं तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन में व्यय तथा उनमें अपेक्षित आय तथा अन्य लाभों की समाज तथा व्यक्ति की दृष्टि से तुलना करनी चाहिए। इस आयाम में वास्तविक शिक्षा नियोजन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। इस प्रकार का आकलन करना सरल कार्य नहीं है। विद्वानों ने कुछ मानदंडों का विकास किया है, परंतु यह मानदंड अधिक व्यापक तथा वैध नहीं है। व्यय आय गुणांक तथा व्यय प्रभावशीलता की गणना कठिन होती है। इस प्रकार के विश्लेषण में शिक्षा के परिणात्मक लाभ तथा आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त लाभ को सम्मिलित नहीं किया जाता। शिक्षा से गुणात्मक लाभ राष्ट्रीय तथा समाज के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा से इस प्रकार के लाभ को अप्रत्यक्ष लाभ कहते हैं। इसका मापन करना कठिन तथा असंभव नहीं है। जैसे सांस्कृतिक, चारित्रिक, नैतिक तथा व्यक्तित्व का विकास शिक्षा से होता है। शिक्षा द्वारा मूल्यों तथा अच्छे गुणों का विकास होता है।
नंबर डी, सामाजिक न्याय आयाम का शैक्षिक नियोजन में उपयोग, सोशल जस्टिस अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग। इस आयाम को सामाजिक नियोजन अथवा सामाजिक विकास हेतु नियोजक भी कहते हैं। समाज और राष्ट्र के लक्ष्यों की प्राप्ति शिक्षा द्वारा की जाती है। कोठारी आयोग 1964 से 66 में कहा गया है, भारत में भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। राष्ट्रीय नीतियों के प्रतिपादन में सामाजिक विकास के लक्ष्य को ही ध्यान में रखा जाता है। अधिकांश इन लक्ष्यों की प्राप्ति शिक्षा द्वारा की जाती है। शिक्षा एवं सामाजिक विकास परस्पर जुड़े हुए हैं। शिक्षा प्रणाली द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए, इस संदर्भ में यह कथन भी सार्थक है। समाज शिक्षा को जन्म देता है और शिक्षा समाज को सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण लक्ष्य सामाजिक विकास करना है। शिक्षा नियोजन द्वारा रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जिससे इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके, तब सामाजिक न्याय आयाम का संपादन होगा। सामाजिक न्याय आयाम का विधान भारतीय संविधान में किया गया है कि सभी को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया जाए। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इसके अतिरिक्त मद 45 के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। ये संवैधानिक प्रयास सामाजिक न्याय दिलाने के लिए किया गया है। आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट सुविधाओं को प्रदान करने का विधान है। शारीरिक रूप से अपंग तथा विकलांग, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को विशिष्ट शिक्षा का आयोजन किया जाता है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा को भी अब मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया है। इससे पूर्व समाज कल्याण मंत्रालय का उत्तरदायित्व था, परंतु अब मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार सुविधाओं से समाज में संतुलन बनाया जा सकता है। शिक्षा नियोजन में सामाजिक न्याय आयाम को अपनाया जाए। सामाजिक नियोजन आयाम से शिक्षा प्रणाली ऐसी होगी जिससे सामाजिक परिवर्तन इस प्रकार का होगा जिससे आर्थिक विकास सभी का हो सकेगा। इसका परिणाम यह होगा कि मानवीय जीवन में गुणवत्ता का विकास होगा। इस आयाम से शिक्षा नियोजन द्वारा समाज का बहुमुखी विकास होगा। शिक्षा नियोजन में मुख्य रूप से इन्हीं 4 आयामों का उपयोग किया जाता है, परंतु आयामों को विकास किया गया है। समाज में परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होता है तथा शिक्षा के लक्ष्य भी बदलते रहते हैं। नियोजन में निर्णय लेने की प्रक्रिया भी बदलती रहती है। समाज की समस्या तथा आवश्यकता भी बदलती रहती हैं। शिक्षा एक सशक्त तंत्र है जो समाज में परिवर्तन लाती है तथा सामाजिक परिवर्तन का नियंत्रण भी करती है। कोई भी शिक्षा नियोजन का आयाम उत्तम तथा अंतिम नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। थैंक यू।